एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 4 के बच्चों के लिए हिंदी का फर्स्ट टर्म क्वेश्चन पेपर। अभी बच्चों के टर्म एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को हिंदी से रिलेटेड घर पे प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो इससे फॉलो करते हुए बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। बच्चों को हिंदी के प्रश्न पत्र में सबसे पहले कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे ना बच्चों को एक पैसेज दिया गया है जिसे बच्चों को पढ़ना है और इसी पैसेज से रिलेटेड बच्चों को क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। तो पैसेज को हम पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है, संसार का प्रत्येक प्राणी परिश्रम करता है। मनुष्य और पशु पक्षी दिन रात अपने अपने काम में जुड़े रहते हैं। जीवन की सफलता परिश्रम करने से ही है। जो लोग परिश्रम छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं वे असफल रहते हैं। मनुष्य परिश्रम से ही अपना भाग्य बनाता है। ईश्वर भी परिश्रमी की ही सहायता करता है। परिश्रम से सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, अतः हमें निरंतर परिश्रम करके जीवन को उन्नत करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों को भी पहले गद्यांश को पढ़ना है और उसी से रिलेटेड बच्चों को यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य ने सभ्य जीवन कैसे प्राप्त किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है, ईश्वर से, भाग्य से या फिर परिश्रम से। तो इसका आंसर बहुत ही सरल है, मनुष्य ने सभ्य जीवन परिश्रम से प्राप्त किया है, तो इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के व्यक्ति जीवन में असफल रहते हैं? भाग्यवादी, आलसी या परिश्रमी? तो देखिए यहाँ पे हमने पैसेज में पढ़ा था किस तरह के लोग जीवन में असफल रहते हैं, आलसी लोग जो परिश्रम नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आलसी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, हमें परिश्रम क्यों करना चाहिए? तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, सुख प्राप्त करने के लिए या फिर जीवन की उन्नत करने के लिए। तो आंसर है जीवन की उन्नत करने के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए, तो सेकंड वाले को टिक कर देंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हमें भाववाचक संज्ञा को ढूंढना है। तो यहाँ पे है सुखी, पशु या पक्षी? तो आंसर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा है सुखी, तो हम इसे टिक कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे नीचे दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे निम्न शब्द है, उनके विलोम शब्द हमें लिखने हैं। तो जैसे देखिए पहला है रात, रात का विलोम शब्द क्या होता है, दिन, तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट सभ्य, सभ्य का उल्टा शब्द यानी कि विलोम शब्द क्या होता है, असभ्य, तो हम यहाँ लिख देंगे असभ्य, इस तरह से, और इसे कंप्लीट करेंगे। तो कुछ इस तरह से ना बच्चों को अपठित गद्यांश दिया जाता है, हिंदी में जरूर दिया जाता है, पूछा जाता है। तो आप इस तरह से ना बच्चों को घर पे प्रैक्टिस जरूर करा। यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों का शब्दार्थ लिखिए। यहाँ पे ना बच्चों को कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके बच्चों को शब्दार्थ लिखने हैं। तो बच्चों को ना शब्दार्थ हर एक चैप्टर से रिलेटेड पढ़ाया जरूर जाता है, उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन दिया है। जैसे पहला शब्द है सतर्क, तो सतर्क का अर्थ क्या होता है, शब्दार्थ क्या होगा? तो देखिए सतर्क यानी कि सावधान, तो हम यहाँ लिख देंगे सावधान, इस तरह से। नेक्स्ट है क्षमा, क्षमा का अर्थ होता है माफी, तो हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से माफी। नेक्स्ट उत्साह, उत्साह का अर्थ क्या होता है? उत्साह का अर्थ होता है खुशी, तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट आकृति, आकृति का अर्थ होता है आकार, तो हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से बच्चों ने जो भी पाठ पढ़े होते हैं उससे रिलेटेड बच्चों को शब्दार्थ जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य भाषा के कौन सा रूप है? तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये वाक्य भाषा का कौन सा रूप है वो हमें समझ के लिखना है। तो देखिए पहला यहाँ पे है गाना सुनना, तो गाना सुनना भाषा का कौन सा रूप है? तो देखिए गाना जब हम सुनते हैं तो गाने के जो बोल होते हैं उसे हम सुनकर समझते हैं, इसीलिए ये गाना सुनना भाषा का मौखिक रूप होगा, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा। गाना सुनना मौखिक भाषा है, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट पत्र लिखना, तो पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है, लिखित रूप है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लिखित भाषा, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कौन सा भाषा है, तो हम यहाँ लिख देंगे लिखित भाषा, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए बातचीत करना, बातचीत करना भाषा का मौखिक रूप है, तो हम यहाँ लिख देंगे मौखिक, इस तरह से मौखिक भाषा। नेक्स्ट देखिए अखबार पढ़ना, अब अखबार पढ़ना भाषा का कौन सा रूप है? तो देखिए अखबार आप कैसे पढ़ रहे हैं, उसकी जो लिखावट है अखबार में उसे आप पढ़ के समझ रहे हैं, यानी कि ये लिखित भाषा है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या लिखना है, लिखित भाषा, हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से।
और इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। तो कुछ इस तरह से ना बच्चों को कैसे कौन कौन से भाषा होते हैं, उन्हें कैसे समझाया जाता है, मौखिक भाषा क्या होता है, लिखित भाषा, ये बच्चों को व्याकरण में पढ़ाया जाता है, जिसकी प्रैक्टिस आप इस तरह से करा सकते हैं। बच्चों से जरूर पूछा जाता है। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ कथन या वाक्य लिखे गए हैं, जिसे बच्चों को पढ़ के समझना है कि ये वाक्य सही है या गलत। जैसे देखिए पहला वाक्य, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। तो ये कथन या ये वाक्य सही है या गलत? बिल्कुल सही है, क्योंकि शब्दों जो वर्ण को मिला के ही हम शब्द बनाते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है, तो टिक कर देना है। नेक्स्ट देखिए, सभी भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल गलत है। हर एक भाषाओं की अपनी अपनी एक लिपि होती है, और यहाँ पे सिर्फ देवनागरी लिपि ही से ही बोला जा रहा है कि सारे भाषा का जो लिपि होता है वो देवनागरी होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ये वाक्य भी बिल्कुल सही है, तो हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, श त्र ज्ञ श्र संयुक्त व्यंजन है। क्या ये वाक्य सही है? बिल्कुल सही है, तो हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट, अंग्रेजी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। क्या ये वाक्य सही है? गलत है, क्योंकि अंग्रेजी नहीं है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो ये गलत हो जाएगा कथन। नेक्स्ट देखिए, सभी राष्ट्रों की अपनी अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। क्या ये वाक्य सही है? तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि हर एक राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है, इसीलिए ये वाक्य हो जाएगा सही। तो इस तरह से ना बच्चों को सही और गलत इस तरह से टिक और क्रॉस करने के लिए दिया जाता है। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे ना जो वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में कुछ शब्द को रेखांकित किया गया है, जिसके लिए हमें एक शब्द लिखना है। जैसे देखिए पहला वाक्य, मोहन काम से जी चुराता है। इस वाक्य में काम से जी चुराता को अंडरलाइन यानी कि रेखांकित किया गया है, जिसके लिए हमें एक शब्द लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? काम से जी चुराना, यानी कि उसे हम कह सकते हैं कामचोर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कामचोर, इस तरह से। नेक्स्ट वाक्य देखिए, उनके हृदय में दया थी। तो यहाँ पे हृदय में दया को अंडरलाइन किया गया है। तो हृदय में जिसकी दया होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कह सकते हैं दयालु। तो हम यहाँ लिख देंगे दयालु, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, रमेश बहुत परिश्रम करता है। इस वाक्य में बहुत परिश्रम करता को हमने अंडरलाइन किया है। इसके लिए एक शब्द क्या बोल सकते हैं? जैसे कि परिश्रमी, जो बहुत परिश्रम करता है उसे हम परिश्रमी कह सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे परिश्रमी, इस तरह से। तो इस तरह से ना बच्चों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जरूर पढ़ाया जाता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द लिखें। तो यहाँ पे ना बच्चों को जो शब्द दिए गए हैं इसके विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे देखिए पहला जो शब्द है वो है इच्छा। तो इच्छा का विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द क्या होता है? तो इच्छा का उल्टा शब्द या विलोम शब्द होता है अनिच्छा। तो हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से अनिच्छा, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए आकाश, आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट आशा, आशा का विलोम होता है निराशा। तो हम यहाँ लिख देंगे निराशा, इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट है फुर्ती। तो फुर्ती का विलोम शब्द क्या होता है? फुर्ती का विलोम होता है आलस्य। तो हम यहाँ लिख देंगे आलस्य, इस तरह से। तो इस तरह से ना बच्चों को जो भी विलोम शब्द पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो पाठ के अंदर हो या फिर व्याकरण में, बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। आप ऐसे बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके दो दो शब्द लिखें। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ मात्राएं दी गई हैं, जिससे रिलेटेड बच्चों को दो शब्द लिखने हैं। तो बच्चों को इस तरह की जो मात्राएं होती है ना, इससे कई सारे शब्द बच्चों को ऑलरेडी सिखाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो मात्रा है, इससे हम दो शब्द क्या लिख सकते हैं? जैसे कि हम लिख सकते हैं स्वर्ग। तो जब हम स्वर्ग लिखते हैं ना, तो हम ग के ऊपर ये र का रेफ डालते हैं, जो कि ये मात्रा है। उसी तरह से एक और शब्द आप बता सकते हैं, जैसे आश्चर्य। तो हम लिख देंगे आश्चर्य। तो य के ऊपर हम ये इस तरह का रेफ डालते हैं, ये हो गया आश्चर्य। इसी तरह से बच्चों को और भी कोई शब्द आते हैं तो बच्चे वो भी लिख सकते हैं। उसी तरह से अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना इस तरह का नीचे स्लैंटिंग लाइन है। इस मात्रा से हम कौन से शब्द लिख सकते हैं? तो जैसे कि हम बोल सकते हैं प्रकार। तो जो प के साथ जो नीचे ये मात्रा है वो यही मात्रा है, तो हो गया प्रकार। उसी तरह से प्रकाश, तो हम यहाँ लिख देंगे, तो ये भी एक शब्द हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये कौन सी मात्रा है? ये री की मात्रा है, और इससे दो शब्द बहुत इजी हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं
अमृत, तो अमृत हो गया। उसी तरह से और क्या शब्द हो सकता है, गृह, तो हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से जो भी शब्द बच्चों को इस तरह के मात्रा से आते हैं बच्चे वो लिख सकते हैं। इसी तरह के और भी कई मात्राएं होती हैं जो बच्चों को सिखाई जाती है। तो बच्चों को इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट भी आप जरूर दें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी बच्चों को इंक्लूड जरूर किए जाते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाएं। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ बच्चों को अदर साइड में दिए गए हैं, जिससे बच्चों को पढ़ के उसे समझ के उसे मिलाना है। तो जैसे देखिए पहला है स्वर्ग पाना। स्वर्ग पाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, स्वर्ग पाना यानी कि अत्यधिक प्रसन्न होना, तो हम इसके साथ इसको मिला देंगे। नेक्स्ट देखिए हक्का बक्का होना। हक्का बक्का होना मुहावरे का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना, तो हम इसके साथ मिला देंगे। नेक्स्ट है आंख लगना। आंख लगना मुहावरे का अर्थ होता है नींद आना, तो हम इसके साथ मिला देंगे। उसी तरह से दिल कांप उठना। दिल कांप उठना का अर्थ हो गया डर जाना, तो हम इसके साथ मिला देंगे। तो इसी तरह से बच्चों को और भी कई सारे मुहावरे पढ़ाए जाते हैं, तो उस तरह से बच्चों को आप मिलान करके उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखें। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें बच्चों को उचित स्थान पे लिखने हैं, यानी कि यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में बच्चों को इन शब्दों को बांटना है। तो पहले बात करते हैं चंपक वन की। तो चंपक वन जो शब्द है ये कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? तो देखिए चंपक वन जो है ना वो एक वन का नाम हो गया। तो जब हम किसी एक स्पेसिफिक वन का, विशेष वन का नाम बोल रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम यहाँ लिख देंगे चंपक वन इस तरह से। नेक्स्ट देखिए और इसे हम कट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए जंगल। अब जंगल तो कई सारे जंगल होते हैं, तो उसका कोई नाम तो दिया नहीं है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। तो हम जातिवाचक की जगह पे लिख देंगे जंगल और इसे कट कर देंगे। नेक्स्ट है ठगी। अब ठगी क्या है, भाववाचक, एक तरह का भाव है, इसीलिए ठगी क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो हम भाववाचक संज्ञा की जगह पे ठगी लिख देंगे। नेक्स्ट है पैसे। पैसे क्या है, जातिवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक? तो देखिए पैसे जो है ना, यहाँ पे पैसे का नाम नहीं है, किस तरह का पैसे, जैसे रुपया, ये नहीं बोला गया, सिर्फ पैसे बोले गए हैं, तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो हम यहाँ लिख देंगे और इसे कट कर देंगे। महंगाई। महंगाई क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा, तो हम भाववाचक की जगह पे लिख देंगे इस तरह से महंगाई और इसे कट कर देंगे। नेक्स्ट है मिट्ठू। अब मिट्ठू किसी का नाम हो सकता है, हम तोते को भी मिट्ठू मिट्ठू बोल के बोलते हैं, इसीलिए ये नाम है किसी का, इसीलिए इसे हम कट करके और व्यक्तिवाचक जगह पे लिख देंगे, क्योंकि ये किसी विशेष का नाम है। नेक्स्ट देखिए भोलेपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है, इसीलिए हम इसे कट करेंगे और इसे भाववाचक की जगह पे लिख देंगे भोलपन इस तरह से। नेक्स्ट देखिए पशु। पशु क्या है, पशु है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पशु का नाम नहीं बोला गया है, सिर्फ पशु बोला गया और सारे पशु को हम पशु ही बोलते हैं, तो ये पशु जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से ना बच्चों को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा पढ़ाया जाता है व्याकरण में, जिससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन बच्चों से जरूर पूछे जाएंगे। आप ऐसे बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए, यानी कि इन शब्दों के हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे देखिए पहला है यहाँ पे मस्तक। तो मस्तक को हम और किस नाम से जानते हैं, इसका समानार्थक शब्द क्या हो सकता है, जैसे मस्तक को हम सिर भी बोलते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से सिर। तो सिर क्या हो गया, मस्तक का समानार्थक शब्द हो गया। नेक्स्ट देखिए दीप। दीप का पर्यायवाची या फिर समानार्थक शब्द क्या हो सकता है, दीपक या फिर दिया, तो हम दिया लिख देते हैं यहाँ पे इस तरह से। नेक्स्ट देखिए वसुधा। वसुधा का समानार्थक शब्द क्या होगा, तो वसुधा हम धरती को बोलते हैं, तो वसुधा का समानार्थक शब्द हो जाएगा धरती, यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट सोना। सोना को हम और किस नाम से जानते हैं, स्वर्ण, तो हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से। तो इस तरह से ना बच्चों को कई सारे समानार्थक शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द पढ़ाए जाते हैं, जिससे रिलेटेड आप इस तरह की प्रैक्टिस जरूर कराएं। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, बच्चों को वाक्य को पढ़ के उन्हें भरना है। जैसे देखिए पहला यहाँ पे वाक्य है, भाषा की सबसे डैश ध्वनि को डैश कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई, हम यहाँ लिखते जाएंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, यहाँ लिखेंगे ध्वनि को वर्ण कहते हैं, तो हम इस तरह से भर देंगे। नेक्स्ट, सभी व्यंजनों में डैश की ध्वनि मिली होती है, तो सभी व्यंजनों में अ स्वर की ध्वनि मिली होती है, यानी कि यहाँ लिखना है हमें अ, इस तरह से हम
कॉमा में दे देंगे और लिखेंगे अ स्वर की ध्वनि मिली होती है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, हिंदी के वर्णों को डैश वर्गों में बांटा गया है। तो जो हिंदी के वर्ण है ना, उन्हें हम कितने वर्गों में बांटते हैं? 2 वर्ग में, यानी कि एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो हम यहाँ लिखेंगे हिंदी के वर्णों को 2 इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर 2 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखिए, शब्दों के मेल से डैश बनता है। शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट, किसी भी डैश 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 या डैश के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा हम किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, हम यहाँ लिखते जाएंगे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सारे जो रिक्त स्थान हैं ये बच्चों को व्याकरण से लिए गए हैं। तो इस तरह से ना बच्चों को व्याकरण से रिक्त स्थान भरने के लिए कहा जाता है, पूछा जाता है। तो आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये हिंदी का टर्म टेस्ट पेपर क्लास 4 के बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप इस तरह से बच्चों को घर पे अभी से प्रैक्टिस कराना शुरू कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।